जय माता दी, सत श्री अकाल। मैं आपका कविश कपूर ए वीजा एक्सपर्ट से दोबारा हाजिर हो गया हूं आपकी सेवा में व्लॉग 2 को लेकर के। लास्ट व्लॉग आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो प्लीज एक मिनट इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और इमीडिएटली जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर एक वीडियो बहुत अहम है जिसमें मैं आपको सिखा रहा हूं किस तरीके से लगवाएंगे आप अपना कनाडा का विजिटर वीजा। ए वीजा एक्सपर्ट्स लोगों की बहुत मदद करता है। उसी मदद को देखते हुए बहुत सारे ऐसे लोग भी हमारे पास आते हैं जिनके पास ऑलरेडी स्पॉन्सर को देने के लिए पैसे नहीं है या वो पैसे खर्चा नहीं करना चाहते, तो उनके फायदे के लिए हम इस समय पे प्रेजेंटली व्लॉग बना रहे हैं ताकि आप लोगों को जानकारी मिले कि किस तरीके से आप खुद घर बैठे हुए भी कनाडा का विजिटर वीजा लगवा सकते हैं। लास्ट व्लॉग में मैंने काफी हद तक बहुत सारी चीजें वीजा की एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए बता दी हैं और आज हमारा ये व्लॉग नंबर 2 है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज तो जो आपको लास्ट वीडियो में मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए थे उसके आगे से स्टार्ट कर रहा हूं। उसमें मैंने आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स बताए, हमारा अगला डॉक्यूमेंट है हमारी ट्रैवलिंग हिस्ट्री। अगर मेरे पास बहुत अच्छी ट्रैवलिंग हिस्ट्री है तो मुझे अपने पासपोर्ट के साथ उस ट्रैवलिंग हिस्ट्री की भी कलर्ड कॉपी अरेंज करनी है। कलर्ड कॉपी करा करके उसको मुझे पीडीएफ में कन्वर्ट करके अपने पासपोर्ट के साथ ही लगाना है। और अगर मेरे पास ट्रैवलिंग हिस्ट्री नहीं है तो सिर्फ मुझे अपना पासपोर्ट ही लगाना है। उससे अगला डॉक्यूमेंट हमें चाहिए, हमारे पास एक कलर्ड फोटोग्राफ होनी चाहिए जो कि रीसेंट हो। आपके पास कोई भी पुरानी आपकी फोटो पड़ी हुई है तो ये मत सोचिए कि मुझे उसी फोटो को लगा देना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपकी फोटो अगर पुरानी है तो वो प्रॉपर तरीके से आपके फेस से उतनी रिजेंबल नहीं करती, क्योंकि डे टू डे हमारा फेस चेंज होता रहता है। तो बेटर ऑप्शन यही है कि छोटा सा अमाउंट खर्चा करके इमीडिएटली मैं अपनी कलर फोटोग्राफ खिंचवा लूं जिसकी बैकग्राउंड व्हाइट हो। व्हाइट बैकग्राउंड है, जरूरी है, और जिसमें मेरा फेस कम से कम 70% से ज्यादा की विजिबिलिटी दिखा रहा है। किसी भी फोटोग्राफर के पास आप जाएंगे तो बोलिए मुझे कनाडा का वीजा लगवाना है, उसके लिए मेरी फोटो क्लिक कर दो और वो आपकी फोटो आपको क्लिक करके दे देगा। सिर्फ एक कलर फोटो की रिक्वायरमेंट होती है, इससे ज्यादा आपकी कलर फोटोज नहीं चाहिए होती। हमारे पास पेपरों में अब तैयार हो चुका हुआ है हमारा पासपोर्ट, तैयार हो चुकी हुई है हमारी ट्रैवलिंग हिस्ट्री, तैयार हो चुका हुआ है हमारा बैंक स्टेटमेंट, तैयार हो चुका हुआ है हमारा आईडी प्रूफ। अब इसके बाद मेन हमारा अहम काम शुरू होता है। सबसे पहले वीजा ऑफिसर को यह समझाना कि मेरा ट्रैवलिंग का रीजन क्या है। उस ट्रैवलिंग के रीजन को समझाने के लिए मुझे सबसे पहले बनाना पड़ता है एक कवर लेटर। वो बहुत मस्ट होता है, बहुत मैंडेटरी होता है। उस कवर लेटर का काम क्या है? देखिए, आपने फॉर्म के अंदर सिर्फ अपनी एक लिमिटेड जानकारी भरी है, जिस लिमिटेड जानकारी पे आप उसको बता रहे हैं कि मैं ये हूं, मैं ये करता हूं, लेकिन उसमें इतने ऑप्शन ही नहीं दिए हुए कि ब्रीफ करके आप वीजा एग्जामिनर को यह समझा पाए कि एग्जैक्टली मैं हूं कौन और मैं करता क्या हूं या मैं करती क्या हूं। तो उसके लिए आप किसी भी तरीके से बिना किसी चूक को किए हुए एक कवर लेटर जरूर तैयार करिए। उस कवर लेटर में रिप्रेजेंट करिए अपने आप को कि एग्जैक्टली आप करते क्या है। उस कवर लेटर को शुरुआत करिए अपने इंट्रोडक्शन के साथ कि मैं कविश कपूर, मैं ये काम करता हूं, मेरी इतनी सैलरी आती है, या फिर मैं कविश कपूर ये बिजनेस करता हूं, मेरे बिजनेस का प्रोफाइल ये है। उसमें आपका इंट्रोडक्शन होना बहुत जरूरी है। उसके बाद कवर लेटर के सेकंड स्टेप पे आइए, उसमें अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताइए कि मेरी फैमिली में कौन कौन है और मेरी फैमिली के प्रति मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। तीसरी चीज, अगर आपके पास कोई भी ऐसा काम है जिसमें आपकी प्रेजेंस बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है तो उसको जरूर ब्रीफ करिए कि हाँ जी, मेरे पास ये काम है और इसके लिए मेरा बहुत ज्यादा जरूरी है इस काम पे अटेंशन देना, ताकि आप ये दिखा पाएं कि हाँ जी, मैं काम वाला इंसान हूं। चाहे मैं जॉब से रिलेटेड हो और चाहे वो मेरे बिजनेस से रिलेटेड हो। स्टूडेंट है तो पढ़ाई से रिलेटेड दिखाइए, यानी कि उस चीज पर थोड़ा सा वेट डालिए कि आपकी प्रेजेंस आपके काम को क्यों रिक्वायर्ड है। अब अगर बाई चांस आप ऐसी जगह से हैं जहां पर आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन में इतनी राइटिंग करने में दिक्कत आती है तो वीजा एक्सपर्ट्स वालों की हेल्प ले लीजिए। अगर मेरी हेल्प भी नहीं लेना चाहते हैं तो किसी भी ऐसे पर्सन से बात करके उससे बोलिए कि आपका एक कवर लेटर तैयार कर दे जिस हिसाब से कविश कपूर ने समझाया है। कवर लेटर जब आपका रेडी हो जाए तो कोशिश करिए कि कम से कम एक पेज का कवर लेटर हो जिसमें आप डिफाइन कर पा रहे हो कि मैं कौन हूं, करता क्या हूं, मेरी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। इसके बाद आप अगला काम क्या करेंगे? अगला काम हम करेंगे टूर आइटनरी। टूर आइटनरी क्या होती है? टूर आइटनरी में आप समझाते हैं कि मैं जितने दिन के लिए प्लान कर रहा हूं
उतने दिन की प्लानिंग्स में मैंने क्या क्या ऐड ऑन किया है और मेरा पर्पस किन किन जगहों को देखना है या मेरा पर्पस किन किन जगहों पे ट्रेवल करना है। जब आप अपनी टूर आइटनरी में अपने प्लान को डिफाइन करें तो प्लीज एक चीज का खास ध्यान रखें कि आपको उस एरिया की पूरी जानकारी है, क्योंकि हम अपनी टूर आइटनरी को खराब कहां से करते हैं उस पे मेन अहम आपको ध्यान देना है कि हम लिखते हैं कि पहले दिन हम एग्जाम्पल के लिए टोरंटो डाउनटाउन जाएंगे। अब टोरंटो के डाउनटाउन जाएंगे आप, पहले दिन के लिए आपने अपना प्रोग्राम दिखा दिया, क्योंकि आपने गूगल के थ्रू अपनी आइटनरी बनाई थी तो आपने एक चीज पे ध्यान नहीं दिया कि भाई जो दूसरे दिन का प्लान मैं दिखा रहा हूं क्या वो डाउनटाउन के नजदीक है। अब एक तरफ आपने कश्मीर पकड़ लिया एक कोना और दूसरी तरफ आपने कन्याकुमारी पकड़ लिया एक कोना, तो अंबेसडर को उसी समझ में आ जाता है, उसी टाइम को समझ जाता है कि इस बंदे का कोई प्लान ट्रैवलिंग का नहीं है, क्योंकि इसको एरिया की जानकारी ही नहीं है। वहीं पे हमारी टूर आइटनरी खराब हो जाती है और टूर आइटनरी हमारी खराब होते ही हमारा वीजा रिफ्यूज हो जाता है। हमारा पर्पस आपको ब्लॉग में आकर के सिखाना है कि किस तरीके से अपनी फाइल को आपने स्ट्रॉन्ग करना है, किस तरीके से आपने अपनी फाइल को लगाना है। अगर इन केस आपके पास इन डॉक्यूमेंट को तैयार करने के लिए प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आप ए वीजा एक्सपर्ट से हेल्प ले सकते हैं, और अगर आपके पास जानकारी है तो इसी ब्लॉग को देख करके आप काम कर सकते हैं। तो यानी कि आज के अभी तक के अहम मुद्दे पे हमारी 3 चीजें और इस सेकंड ब्लॉग में ऐड ऑन हुई। नंबर 1 हमारी कलर फोटो, नंबर 2 हमारी टूर आइटनरी और नंबर 3 हमारा कवर लेटर। अब तक हम अपनी आधी एप्लीकेशन रेडी कर चुके हैं। अब इस आधी एप्लीकेशन में हमने सबसे पहले समझा कि पासपोर्ट के बारे में समझाया गया, उस पर वर्कआउट करना है। हमें दोबारा समझाया गया बैंक स्टेटमेंट पे कैसे वर्कआउट करना है, आईडी प्रूफ पे कैसे करना है, एड्रेस प्रूफ पे कैसे करना है, फोटो पे कैसे करना है। तो ये सारी चीजें पेपर पेन लेकर के आप ऑलरेडी नोट कर ही रहे हैं, तो इन पेपरों को आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड करना है। अब शुरू होगा सिलसिला हमारी एप्लीकेशन पे वर्कआउट करने का, क्योंकि जब मेरे पास ये चीजें रेडी होंगी तो ही मुझे अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करना है। अगर उससे पहले ही आपने एप्लीकेशन भर ली और एप्लीकेशन के हिसाब से आपने अपने डॉक्यूमेंट्स बाद में तैयार किए तो 100% दोनों में कहीं ना कहीं वेरिएशन जरूर आएगा, एरर का रीजन जरूर बनेगा। तो सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करिए, उसके बाद एप्लीकेशन पे जाइए। इसके बाद मैं जाऊंगा IRCC की वेबसाइट पे, जहां से मैं टेम्परेरी रेसिडेंट वीजा TRV, विजिटर वीजा की एप्लीकेशन अपडेटेड 2024 की अपलोड करूंगा, डाउनलोड करके उस पर मैं काम करना स्टार्ट करूंगा। पिछले साल की एप्लीकेशन में और इस साल की एप्लीकेशन में एक छोटा सा चेंज आया है, वो आपको जब आप एप्लीकेशन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। आप सबके लिए तो वो एप्लीकेशन नई ही है, तो आपको पिछले से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। पुरानी एप्लीकेशन पे काम मत करिएगा, क्योंकि कुछ चेक बॉक्स में चेंजेस आ चुके हैं, तो बहुत ध्यान से हमें अपने चेक बॉक्स पे वर्कआउट करना है। सबसे मेन पहला अहम सवाल यहां से शुरू होता है कि सर आप समझाइए कि हमें एप्लीकेशन पे कहां से वर्कआउट करना स्टार्ट करना है। पहली चीज, इसमें हमारे 3 प्रॉपर तरीके के फॉर्म्स लगते हैं विजिटर वीजा की एप्लीकेशन को फाइल करने के लिए। उन एप्लीकेशंस को भरना कैसे है वो मैं आपको अगले ब्लॉग में समझाने वाला हूं, क्योंकि उसके लिए मुझे आपको प्रॉपर फॉर्म के प्रिंट आउट निकाल करके किस जगह पे क्या करना है वो सब समझाना पड़ेगा। आज मैं आपको ब्रीफ दे रहा हूं कि उन एप्लीकेशंस पे हमें वर्कआउट कैसे करना है। देखिए, किसी भी जगह पर अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो उस जगह पर ट्रैवल फ्यूचर में भी अगर कभी करना हो तो सबसे पहले तो एक मेन एप्लीकेंट को चुनिए कि आपकी एप्लीकेशन में मेन एप्लीकेंट कौन बनेगा। अगर तो आप सिंगल ट्रैवल कर रहे हैं तो आप तो खुद ही एप्लीकेंट हैं। अगर आप वाइफ के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो खुद को मेन एप्लीकेंट बनाइए, वाइफ को कभी मत बनाइए। अगर आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, मदर फादर एजेड हैं, तो मदर फादर को एप्लीकेंट कभी मत बनाइए, उनको सब एप्लीकेंट बना करके खुद एप्लीकेंट बनिए। क्योंकि आपकी एप्लीकेशन जो आप भरेंगे उसके बाद जब आप सेकेंड एप्लीकेशन को भरने लगेंगे तो आप उनके रिप्रेजेंटेटिव बन जाएंगे, और वो रिप्रेजेंटेटिव जब आप बनेंगे तो आपकी अहम जिम्मेदारियां शुरू हो जाती हैं कि आपने एप्लीकेशन मदर की भी भरी, फादर की भी भरी, अपने स्पाउस की भी भरी, अपने किड्स की भी भरी। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि मेन एप्लीकेंट खुद वर्कआउट करे। जैसे ही आप अपना एप्लीकेशन का फॉर्म डाउनलोड करेंगे तो वो एक्रोबेट के
सिर्फ अपडेटेड वर्जन पे ही खुलेगा। और प्लीज गलती से भी कोशिश मत करिए अपने एप्लीकेशन फॉर्म को मोबाइल के यूज से भरने के लिए। सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर का यूज करिए, चाहे लैपटॉप हो चाहे डेस्कटॉप हो। गलती से भी आप अपने उस एप्लीकेशन फॉर्म पे वर्कआउट गलती से भी अपने मोबाइल फोन पे नहीं करेंगे, क्योंकि मोबाइल में स्क्रीन बहुत छोटी होती है, आपको बार बार ध्यान नहीं रहेगा कि पिछला क्या भरा था। और ये फॉर्म लॉग आउट नहीं होता है, ऑनलाइन जरूर होता है, इंटरनेट की जरूरत होती है, लॉग आउट नहीं होता है, क्योंकि इस फॉर्म को एंड में जाकर के वैलिडेट करना पड़ता है, और वैलिडेट करने के बाद आप इसको प्रॉपर तरीके से डाउनलोड करते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में और प्रॉपर तरीके से सिखाऊंगा, एक एप्लीकेशन फॉर्म भर के दिखाऊंगा कैसे आप लोगों को अपनी एप्लीकेशन भरनी है। मेन एप्लीकेंट को एक चीज पे अब फोकस करना है कि जब मैं अपनी मेन एप्लीकेशन भरूंगा तो मेरे पास 3 फॉर्म प्रॉपर तरीके से रेडी होने चाहिए। नंबर 1 हमारा मेन ट्रैवल एप्लीकेशन फॉर्म, नंबर 2 हमारा फैमिली इंफॉर्मेशन फॉर्म, एंड नंबर 3 रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म। कई लोग, बहुत सारे मार्केट में बैठे हुए लोग इस चीजों पे गलतियां करते हैं कि वो सिर्फ मेन एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, फैमिली फॉर्म भर दिया और रिप्रेजेंट करके नहीं बताया आईआरसीसी को कि हमने इस पे वर्कआउट कैसे किया है। ये एक बहुत अहम चीज होती है जो साथ में जुड़ते ही पता चलता है कि ये काम किस बंदे ने किया है, ताकि फ्यूचर में कभी अगर आपको जरूरत पड़ जाए तो आप डायरेक्टली आईआरसीसी से खुद कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इन चीजों पे ध्यान नहीं देते, ना ध्यान देने की वजह से इन फ्यूचर में अगर क्लाइंट को, मान लीजिए कोई पर्सन है जिसको अपनी आगे की डिटेल्स चाहिए और वो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म पे उसको पता ही नहीं कि किसकी डिटेल भरी गई है, तो क्लाइंट को भी वो इंफॉर्मेशन नहीं देता है आईआरसीसी। और जब आपके पास उस फॉर्म की कॉपी होती है तो अगला फॉर्म भरते वक्त आप गलती नहीं करते हैं। तो ये चीज बहुत अहम हो गई कि हाँ जी, मुझे इन तीनों फॉर्म की कॉपियां मेरे पास हाथ में होनी चाहिए और इनको मैं वैसे ही सेव करके रखूंगा जैसे मैं अपने घर के एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स को कहीं पे स्टोर करके रखता हूं। राइट, अब मेन एप्लीकेंट में काम करने के लिए सबसे पहले उसके लिए जरूरी है कि वो अपने आप को कितनी वेटेज पे दिखाता है एक वीजा एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, क्योंकि जो वीजा ऑफिसर है वो आपकी डिटेल को आपके एप्लीकेशन से ही समझता है, बाकी के डॉक्यूमेंट्स को वो बाद में चेक करता है। अगर गलती से भी हमारा मेन एप्लीकेशन फॉर्म सही से नहीं भरा हुआ है तो 110% रिफ्यूजल तभी आ चुका होगा, आगे के डॉक्यूमेंट्स तक एग्जामिनर जाएगा ही नहीं। मेन एप्लीकेशन में जब आप डिटेल भरते हैं तो बहुत खास ध्यान क्या रखना है, खास ध्यान ये रखना है कि मैंने अपना नाम करेक्ट भरा है, जो मेरे पासपोर्ट से बिल्कुल सेम स्पेलिंग टू स्पेलिंग मैच कर रहा है। इसमें एक मेन चीज समझने वाली है, बहुत सारे लोग, जो मैंने लास्ट बार में बताया आपको, सिंगल नेम से पासपोर्ट बनवा करके बैठे हैं, करेक्ट। वो गलती क्या करते हैं कि सिर्फ फर्स्ट नेम में अपना नाम डाल के छोड़ देते हैं और सेकंड नेम को ब्लैंक छोड़ देते हैं। अब जब आपने सेकंड नेम को ब्लैंक छोड़ दिया तो एक रीजन खड़ा हो गया 100% के रिफ्यूजल का, क्योंकि आपने उस खाने को ब्लैंक छोड़ करके एग्जामिनर को कंफ्यूज किया हुआ है। तो वहां पर हमेशा N एज एन नैन्सी, डॉट A एज एन एप्पल, NA नॉट एप्लीकेबल, यानी कि मेरा सेकंड नेम नॉन एप्लीकेबल है तो इसमें मुझे कुछ नहीं भरना है, लेकिन ब्लैंक नहीं छोड़ना है, मुझे नॉट एप्लीकेबल वहां पर लिखना बहुत जरूरी है। दूसरी मेन अहम चीज, हमेशा कोशिश करिए कि उसमें ईमेल एड्रेस आप अपना यूज करें, क्योंकि आईआरसीसी कभी भी आपसे फोन के थ्रू कम्युनिकेट नहीं करता, वो आपसे आपके ईमेल एड्रेस के थ्रू कम्युनिकेट करता है। यहां पे 2 चीजें मेन समझने वाली हैं। अगर तो आप बिजनेस करते हैं तो प्लीज कोशिश करिए कि आपका ईमेल एड्रेस जीमेल से रिलेटेड हो और उसके अंदर डिजिट्स ज्यादा ना हो, आपके नाम से रिलेटेड रिजेंबलिंग बहुत अच्छी हो। और अगर आप कहीं पर भी जॉब करते हैं तो आपका नाम और आपकी कंपनी का नाम डोमेन में अगर आता है तो उससे आपकी फाइल की वेटेज कम से कम 20 से 25% और बढ़ जाती है। तो अभी तो हमने दी आपको ये जानकारी कैसे हमें अपने एप्लीकेशन पर वर्कआउट करना है। अगले व्लॉग में लेकर के आ रहा हूं कि किस तरह से आप अपनी एप्लीकेशन भरेंगे, स्क्रीन पे प्रॉपर आपको समझाऊंगा, व्हाइट बोर्ड पे आपको पढ़ाऊंगा एप्लीकेशन कैसे आपने फाइल करनी है। तब तक के लिए अपने इन डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लीजिए। और अगर आपका कोई मिलने वाला है जो कनाडा जाना चाहता है या जानना चाहता है कि कैसे कनाडा का विजिटर वीजा लगता है, तो प्लीज इस वीडियो को उनसे शेयर कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए
और ए वीजा एक्सपर्ट आप लोगों की फ्री ऑफ कॉस्ट मदद करता है। उसके लिए इंस्टाग्राम का अकाउंट जरूर फॉलो करिए, ए वीजा एक्सपर्ट, क्योंकि मैं वहीं पे आपको रोज बताता हूं कि आज व्लॉग कौन सा डला है। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। अगला कल आपको व्लॉग मिलेगा, आज तो ये वाला डलेगा, अगला व्लॉग आपको इमीडिएट मिलेगा, तीसरा नंबर, जहां पर मेन तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा कैसे भरनी है आपको अपनी एप्लीकेशन विजिटर वीजा को लेकर के। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। और एक छोटा सा काम, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं आप लोगों से सिर्फ प्यार पाने के लिए, तो आप भी थोड़ा सा प्यार दीजिए इस वीडियो को शेयर करके। थैंक यू जी, जय माता दी।